हेलो गाइस, हेलो, कैसे हैं भाई सब लोग? एक सेकेंड देंगे मेरे को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो गाइस चालू कर रहे हैं, आज आगे बढ़ते हैं स्टैट्स में। थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे अभी हम स्टैट्स में। एक सेकेंड चालू कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चल रहा हूँ। ओके हाँ, सो पॉइंट क्या चालू करना है भाई हम लोगों को? लास्ट क्लास में हमने लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज देख लिए थे, डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, और सबसे एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष पे निकले थे। वो फॉर्मूला और लगाना आप लोगों को आता है, कैसे निकालना, कैसे देखना, मैं अच्छे से डिटेल में लास्ट लेक्चर पे वो चीज़ करा चुका हूँ। क्योंकि मेरा काम यहाँ पे क्या है, हमारी से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे दिमाग वाली चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसका निष्कर्ष जो निकला था पूरे लेक्चर का, वो सिंपल सा ये निकला था कि अगर, कहाँ गया भाई, कहाँ लिखा था मैंने, कहाँ गया याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा था, कौन से वाले पेज पे लिखा था। बता देता हूँ कि भाई इन केस ऑफ लेस देन और मोर देन सीरीज क्या निष्कर्ष निकला था कि इन केस ऑफ लेस देन एंड मोर देन सीरीज क्या बेटर चीज नहीं है, मीन इज नॉट दी बेस्ट एवरेज। अगर तुम लेस देन और मोर देन सीरीज की बात कर रहे हो तो मीन जो है वो क्या नहीं है, इट इज नॉट अ बेस्ट एवरेज। आर गेटिंग माय पॉइंट? वो बेस्ट एवरेज नहीं है। तुमको और कोई एवरेज प्रीफर करना है उसके ऊपर तो तुम कर सकते हो। हम देखेंगे मीडियन, आपको अगर मैं दिल से बताऊं, अभी बता दूं शॉर्ट में, मीडियन ज्यादा बेस्ट होता है उस केस में, बट हम मीडियन में वो चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी उसको हम बात करके छेड़ के कोई मतलब नहीं है। तो मीन इज नॉट द बेस्ट एवरेज। अगर एमसीक्यू आता है, थियोरेटिकल एमसीक्यू या कुछ आता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती थी, आपको हमने डिस्कस करे थे कि लेस देन में ये अज्यूम कर लेता था 0 to 10, मोर देन में अज्यूम कर लेता था 50 to 60, यानी आगे ये चीजों को क्या कर देता था, रिस्ट्रिक्ट कर देता था। सो मीन इज नॉट द बेस्ट एवरेज इन केस ऑफ दिस मोर देन और लेस देन सीरीज। बस अब छोटा सा बचा है, फिर बात खत्म। दैट इज नथिंग बट कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, पूल्ड मीन। सर आज भी आप वो प्रॉपर्टी थोड़ा सा बनाना पड़ता ना यार, माहौल बनाना पड़ता। अच्छी वाली खतरनाक प्रॉपर्टी अगर पढ़नी है, इजी, टेंशन मत लो, ठीक है? तो थोड़ा सा माहौल बनाते चलना पड़ता, ठीक है? बढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सबूरी रखो, आएगा उसका भी दिन आएगा, बट आज दिन है इनका। चलो, सो कंबाइंड मीन और पुल्ड मीन जिसको हम बोल सकते हैं, पेपर में इसको कई बार ना पुल्ड मीन बोल के देते थे बोलो, और तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा नाम दे देते उठा के, पुल्ड मीन क्या होता है? बोले सर आपने पढ़ा ही नहीं पुल्ड मीन। तो भाई कंबाइंड मीन को ही क्या बोला जाता है, पुल्ड मीन बोला जाता है। मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इसका वो भी बताया था कि कब कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। देखो कंबाइंड मीन जो है, कंबाइंड मीन हमको तब कैलकुलेट करना पड़ता है जब हमारे पास दो अलग अलग एवरेजेस है, और उन दोनों अलग अलग एवरेजेस का हमको एक सिंगल एवरेज क्या करना है, निकालना है। मतलब हमारे पास शायद डेटा है पूरी क्लास का या डेटा नहीं है, ठीक है? मतलब मेरी क्लास है, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करे थे, बॉयज के मार्क्स का एवरेज निकालना है, गर्ल्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है। बॉयज के मार्क्स कितने थे, गर्ल्स के मार्क्स कितने थे, है ना? तो इनका मेरे को क्या निकालना है, इनका मेरे को एवरेज निकालना है। तो मैंने बॉयज के मार्क्स का एवरेज अलग निकाला, गर्ल्स के मार्क्स का एवरेज अलग निकाला, और दोनों के मार्क्स का एवरेज, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट कंबाइंड मीन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? कंबाइंड मीन, ठीक है? तो मैंने क्या करा, मैंने पहले बॉयज के मार्क्स का एवरेज निकाला, मैंने फिर गर्ल्स के मार्क्स का एवरेज निकाला। अब मेरे पास दोनों के मार्क्स का एवरेज है, सो मेरे को उससे ये पता चल गया कि बॉयज किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे को गर्ल्स के मार्क्स से गर्ल्स किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तुम क्रिकेट की अगर बात करो तो क्रिकेट में हम निकालते हैं बैट्समैन के एवरेज, बॉलर्स का एवरेज, ठीक है? फिर ओवरऑल टीम का एवरेज हम निकालते हैं। तो ये वो सब चीज़ों पे और जगहों पे क्या आती है, काम आता है, जिसको क्या बोला जाता है, कंबाइंड मीन करके बोला जाता है। अब ये कंबाइंड मीन किस तरीके से होता है? तो बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दो एवरेजेस को हमको क्या करना है, मर्ज करना है। अगर तुमको एवरेज का फॉर्मूला अच्छे से आता होगा तो तुम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला समझने में बहुत तुमको आसानी होगी। मेरे को एक चीज़ बताओ, सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या, हम फॉर्मूला बनाएंगे कंबाइंड का। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला है, सपोज मेरे को 1 का एवरेज निकालना है, 1 मतलब एक सीरीज का। तो मेरा सिंपल एवरेज का फॉर्मूला है x का समेसन अपॉन n, x का समेसन अपॉन n। बराबर बोला, गलत बोला? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बराबर बोल रहे सर आप। x का समेशन अपॉन n, आपका एवरेज आ गया, ओके। सो मेरी क्लास में अगर 2 सीरीज मेरे को दी हुई है, ठीक है, एक और दिया हुआ है x2, तो समेशन
x अपॉन n, इसको n1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, n2 बोल दिया। सो अब बेसिकली क्या होता है, मेरे पास ये दिया जाता है, ये दिया जाता है, ये दिया जाता है, ये दिया जाता है, ठीक है। अब इनसे मेरे को क्या बोलते हैं वो लोग, क्या निकाल के बताओ, इनसे मेरे को वो लोग बोलते हैं कि आप कंबाइंड एवरेज निकाल के बताओ। तो मैं बोलता हूँ कोई बड़ी बात थोड़ी ना कंबाइंड एवरेज निकालना। कंबाइंड एवरेज निकालने का मतलब क्या हो गया, मैंने पहले बॉयज़ का टोटल किया, बॉयज़ की टोटल करने के बाद सुनना, अब तुम लोग इतने अच्छे बन चुके हो, एक्सपर्ट बन चुके होंगे कि तुम थोड़ा सा दिमाग से बात करते करते कैलकुलेशन कर लो। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ लिख के दिखाऊँ, हर चीज़ लिख के दिखाऊंगा तो सिर्फ तुम्हारा लिखने पे ध्यान रहेगा। तो सुनो और ध्यान से दिमाग लगाओ। अगर मेरे को बॉयज़ के एवरेज निकालना है मार्क्स के, तो बॉयज़ के मार्क्स के एवरेज के केस में मैं क्या करता हूँ, बॉयज़ के मार्क्स के एवरेज में मैं सिंपल सी बॉयज़ की मार्क्स की क्या करता हूँ, टोटल करता हूँ। बॉयज़ के एवरेज के केस में मैं क्या करता हूँ, बॉयज़ के मार्क्स की टोटल करता हूँ और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज़ कर देता। तो मैंने इसको वही बोल दिया। मैं गर्ल्स के मार्क्स की एवरेज निकालने के लिए क्या करता हूं, गर्ल्स के मार्क्स की टोटल करता हूं और डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूं, कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो इस केस को मैंने गर्ल्स बोल दिया। अब अगर मेरे को कंबाइंड एवरेज निकालना है तो तुम ऐसा नहीं सोच सकते क्या, सर एक काम करो ना, सीधा सीधा काम है सर, कंबाइंड निकालना है तो आप बॉयज की मार्क्स की टोटल, बॉयज की मार्क्स की टोटल प्लस गर्ल्स की मार्क्स की टोटल, वापस से बॉयज की मार्क्स की टोटल प्लस गर्ल्स की मार्क्स की टोटल, ये दोनों को ऐड कर दो और कितने नंबर ऑफ बॉयज है, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है, उनको उससे डिवाइड कर दो। नहीं समझा, एक बार और, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तुमको एवरेज निकालना है बॉयज का, तुमने समेशन एक्स कर दिए, बॉयज की मार्क्स की टोटल मार दिए, डिवाइडेड बाय एन मार दिए, कितने नंबर ऑफ बॉक्स है, तुम्हारा निकल गया एवरेज। दूसरा तुमने कर दिए, गर्ल्स की टोटल मार दिए, उसको डिवाइडेड बाय एन कर दिए, कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है, तुम्हारे गर्ल्स का एवरेज निकल गया। तो मैं दोनों का कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए ऐसा नहीं बोल सकता हूं क्या कि बॉयज की मार्क्स की टोटल प्लस गर्ल्स की मार्क्स की टोटल डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ बॉयज है क्लास में प्लस कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है क्लास में। तो मेरा इससे निकल आएगा x बार 1 2, x बार 1 2 इज नथिंग बट कंबाइंड मीन, बॉयज और गर्ल्स का जो है कंबाइंड मीन निकल गया। 1 को मैंने बॉयज बोला, 2 को मैंने गर्ल्स बोला, तो x बार 1 2 मेरा निकल आया। क्या मैं ऐसा बोलूं तो कोई गलत है क्या, समझा या नहीं समझा। इस फॉर्मूले को और आसान भाषा में लिखना है तो तुम इसको ऐसा नहीं बोल सकते क्या, इस केस में तुम ये n को इधर नहीं लेके जा सकते क्या, ऐसा नहीं बोल सकते क्या, समेशन x1 इज इक्वल्स टू x बार 1 इंटू n1। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है साहब इसमें भी। इसको तुम ऐसा नहीं बोल सकते क्या, समेशन x बार 2 इज इक्वल्स टू x बार 2 इंटू n2, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। तो मैं फॉर्मूला इस तरीके से लिखूँ तो तुमको कोई आपत्ति है क्या, x बार 1 2 इज इक्वल्स टू x बार 1 इंटू n1। इससे मेरा क्या निकल गया, इससे मेरा समेशन x1 निकल गया, बॉयज़ की टोटल x बार 2 इंटू n2, इससे मेरी गर्ल्स की टोटल निकल गई। इनको डिवाइड कर दिया मैंने n1 प्लस n2 से, इनको डिवाइड कर दिया मैंने n1 प्लस n2 से, तो मेरा फॉर्मूला बन गया। अब सर आपको ये फॉर्मूले में क्या दिक्कत थी, जबरदस्ती आपने इसको इतना नीचे कॉम्प्लिकेटेड वाला फॉर्मूला बना दिए जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। तो कोई याद करने की जरूरत तो नहीं है, तुमको लगता है तुमको याद करना, तुमको कंसेप्ट नहीं समझना है तो फिर तुम याद करो, उसमें तो वही दो ही रास्ते हैं, या तो समझ के लो कैसे बनता है, क्या लॉजिक्स है, उसमें टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन आता है समझ में। तुम सोचोगे कि 1 सेकंड में मेरे को सब कुछ दिमाग में बैठ जाए, नॉट पॉसिबल। दूसरा तरीका रट्टा मार लो, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुमको पेपर तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे देखो सिंपल सी तुमको चीज़ समझाई, मैंने बोला समेशन x बार 1 क्यों लो, क्योंकि मेरी बॉयज़ की टोटल, मेरे गर्ल्स की टोटल, समेशन x बार 2, मेरी कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है n1, बॉयज़ है, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है n2, उसकी टोटल। मेरा आंसर इजीली कैलकुलेट हो गया। कोई दिक्कत, कोई शंका है क्या इसके अंदर, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उसी को मैंने बोला कि भाई पेपर में क्या होता है ना, ऐसे समेशंस नहीं दिए जाते ना, सीरीज तुमको 2-2 सीरीज दी जाती है। पेपर में क्या होता है ना, पेपर में तुम्हारे को x बार दे देंगे 1 का, x बार दे देंगे 2 का, बॉयज़ का एवरेज निकाल के दे देंगे खुद ही, गर्ल्स का एवरेज निकाल के दे देंगे खुद ही, नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स तुमको दे देंगे। तो फिर उस केस में तुमको ये फॉर्मूले की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो मैंने बोला समेशन x1 इज नथिंग बट x1 इंटू n1, ये फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके गया तो x बार 1 इंटू n1 बन गया। समेशन x बार 2 इज नथिंग बट, इधर लेके चले गया तो x बार 2 इंटू n2, समेशन x बार 2 निकल गया। और क्या चाहिए, तो इजीली मेरा क्या आ गया, फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला बनने के बाद तो जस्ट पुट करो ऑप्शन फॉर्मूले में,
फिगर्स पुट करो, यू विल गेट दी आंसर। लॉजिक समझ गया? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंबाइंड मील। अब कंबाइंड मील के कुछ प्रॉब्लम्स हम करके देख लेते हैं। एवरेज डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री A is 30 and 20 workers in a factory B is 15. Find the average daily wages of all workers of both the factories. सर हमको नहीं समझा क्या बोल रहे। एवरेज डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री A is 30। मतलब क्या हो गया कि जो एवरेज डेली वेजेस है वर्कर का, 10 वर्कर्स है मतलब हमारे पास, उनका एवरेज डेली वेजेस है ए फैक्ट्री का 30 रुपीज, एंड ऑफ बी, एंड ऑफ 20 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री बी इज 15। पहले तो तुमको पहचानना है कि ये है क्या, पहले तो पहचानना है। उसके बाद तुमको बोलता है फाइंड दी डेली एवरेज, डेली वेजेस, एवरेज ऑफ डेली वेजेस ऑफ ऑल दी वर्कर्स। ऑल दी वर्कर्स मतलब हमने फैक्ट्री ए के 10 वर्कर अलग बांट दिए, फैक्ट्री बी की 20 वर्कर्स अलग बांट दिए, ठीक है। दोनों के एवरेजेस हमको दे रखे हैं और हमको बोल रहे हैं कि इन दोनों के टोटल जो वर्कर्स है इनका अब हमको क्या निकाल के दिखाओ, एवरेज निकाल के दिखाओ। क्या हम निकाल सकते हैं क्या? सर बिल्कुल बेशक निकाल सकते हैं। आओ इसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसको मेरे को थोड़ा सा 2 मिनट लेके जाने दो कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे, ताकि मेरे को बार बार पन्ना ना पलटाना पड़े, ठीक है। सो इसको कन्वर्ट करते हैं। सो एवरेज डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री ए इज 30। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट, मैं इसको बोल देता हूँ x1 इज इक्वल्स टू 30 ऑफ 10 वर्कर्स। तो 10 वर्कर्स को मैं बोल देता हूँ n1, 10 वर्कर्स को मैं बोल देता हूँ व्हाट? n1। क्लियर? दूसरी बी फैक्ट्री, यहां पे मैं बोल देता हूँ x/2 इज इक्वल्स टू 15, n2 में बोल देता हूँ 20, n2 में कितना बोल देता हूँ? 20। गॉट इट? n2 में कितना बोल देता हूँ? 20 बोल देता हूँ। क्लियर? सॉल्व करना है आगे इसको, सब कुछ तो दे दिया। ऑफ ऑल वर्कर्स, तो ऑल वर्कर्स का एवरेज निकालना है आपको, तो उसका मतलब क्या हो गया? x/12। क्वेश्चन पढ़ के बस फिगर समझने की कोशिश करो दिया क्या है। सो x/12 इज इक्वल्स टू x/1 इंटू n1 प्लस x/2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। आ गया हमारा? ओके। नेक्स्ट आपको क्या है? फिर पुट करते चलो, आंसर निकल आएगा 30 इंटू 10 प्लस क्या दिया हुआ है? 15 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20, देयरफॉर x/12 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 इज 300, 15 इंटू 20 इज 300 अगेन, डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू एवरेज इज 20। तो मेरा x/12 दैट इज नथिंग बट माय कंबाइंड एवरेज। माय कंबाइंड एवरेज इज व्हाट? 20। क्लियर? छाप लो फटाफट। चिल्लर है? सिर्फ समझने की देर है कंसेप्ट, उसके बाद तो आपको चिल्लर लगेगा ये गारंटीडली। सिर्फ कंसेप्ट समझिए आपको तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट नहीं समझा तो फिर दिक्कत है। डन? ओके। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, एवरेज वेजेस ऑफ ऑल 90 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री 60। अब फिर आपको कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चंस को आपको कन्वर्ट करना है, क्या दिया है क्या निकालना है। थोड़ा सा हल्का सा मैथ्स लगेगा ये क्वेश्चन में, बट स्टिल हल्का सा मैथ्स लगेगा, एकदम हल्का सा, लाइट लाइट, वो भी मैं बता ही दूंगा, बट पहले अपन ट्राई करेंगे। पहले आप ट्राई करो। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पे। क्या हो गया यार ये? एक सेकेंड,
जस्ट अ सेकेंड, हाँ क्या क्या दिया है पहले पहचानो। एवरेज वेजेस ऑफ ऑल 90 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 60, ओके। एवरेज वेजेस ऑफ फीमेल वर्कर्स इज 45। कैलकुलेट द एवरेज वेजेस ऑफ मेल वर्कर्स इफ 1/3 आर मेल, इफ 1/3 आर मेल। आपको पहले क्वेश्चन समझना है कि दिया क्या है बस। तो एवरेज वेजेस ऑफ ऑल 90 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 60। एवरेज वेजेस जो है 90 वर्कर्स का वो कितना दिया हुआ है 60। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है पहले तो वो बताओ। बेसिकली ये आपको गिवन है x बार 12, सो योर x बार 12 इज 60। एवरेज वेजेस ऑफ ऑल 90 वर्कर्स, ऑल 90 वर्कर्स एज इन ये आपको N1 भी नहीं दिया है ना, आपको ये N2 दिया है, ये N1 प्लस N2 की टोटल दे रखी है आपको 90। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, आपको ये ऑटोमेटिकली कंबाइंड मीन निकाल के दे रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने खुद कंबाइंड मीन निकाला था, नीचे वाले क्वेश्चन में आपको कंबाइंड मीन वो निकाल के दे रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नीचे वाले क्वेश्चन में कंबाइंड मीन आपको दे रहा है निकाल के, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने खुद ने क्या निकाला था, कंबाइंड मीन निकाला था। क्लियर? तो एवरेज वेजेस ऑफ ऑल 90 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 60, ठीक है। एवरेज वेजेस ऑफ फीमेल वर्कर्स इज 45। सो मेरे पास दो वर्कर्स है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फीमेल को 1 बोल देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, मेल को 2 बोल देता हूँ। अरे फीमेल को मैं x बार 1 बोल देता हूँ, x1 बोल देता हूँ, और मेल को x2 बोल देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे समझने में, ठीक है। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, x बार 1 2, सॉरी ये दिया हुआ है निकालना नहीं है। अब आपको बोलता है, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है x बार 1 कितना 45, आपको x बार 1 दे रखा है कितना 45, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज वेजेस ऑफ मेल वर्कर्स इफ 1/3 आर मेल। हमको पहले पुट करके देखना फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है। x बार 12 इंटू N1 प्लस x बार 2 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। गॉट इट? सो ये दिया हुआ है 60 इज इक्वल्स टू नीचे वाला टोटल दिया हुआ है 90, x बार 1 दिया हुआ है 45, प्लस निकालना क्या है, कैलकुलेट एवरेज वेजेस ऑफ मेल, मतलब आपको x बार 2 निकालना है। बट सर x बार 2 तो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे ना N1 दिया है ना N2 दिया है और x बार 2 भी नहीं दिया है। मतलब सर यहाँ पे तो तीन चीजें नहीं दी हुई है, तो ये आपकी गलत फहमी है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ x बार 2 जो है वही गिवन नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ x बार 2 वही गिवन नहीं है, उसके अलावा N1 N2 एवरीथिंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। सर कैसे? तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट एवरेज वेजेस ऑफ मेल वर्कर्स इफ 1/3 आर ऑफ मेल। मतलब जितने टोटल वर्कर्स है, तो टोटल वर्कर्स है 90, उसका 1/3 जो है वो है मेल, तो 90 इंटू 1/3 इज 30। सो मेल 30 है, फीमेल बैलेंस दैट इज 60। सो यूर N1 जिनको हमने फीमेल बोले हैं वो 60 हो गया, N2 जिनको हमने मेल बोले हैं वो 30 हो गया। सो ये हो गया 30, ये हो गया आपका 60, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 60 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 60 2700 प्लस 30 x बार 2, तो 60 इंटू 90 कितना होता है रे बाबा 5400 इज इक्वल्स टू 2700 प्लस 30 x बार 2, ये इधर माइनस हो जाएगा आके 5400। मैं जानबूझ के 1-2 स्टेप ज़्यादा लिखा रहा हूँ, कुछ लोग रहते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है समझने में। 2700 और यहाँ पे कॉमर्स साइंस दोनों है, सो मेरे को दोनों के हिसाब से कराना है। तो ये बचा 2700, ये 30 नीचे आ गया, 30 इज इक्वल्स टू x बार 2। सो माई x बार 2 इज नथिंग बट 90।
देयरफॉर x बार 2 इज इक्वल्स टू 90। कितना आ गया मेरा 90। क्लियर? यस और नो? जस्ट अ सेकेंड, क्रॉस चेक कर लेते भाई, ऑलवेज क्रॉस चेक करना। क्रॉस चेक कैसे करोगे? पुट कर दो यहाँ पे 90 पुट करने के बाद चेक करो 60 आ रहा है क्या। यहाँ 90 पुट कर दो, 90 पुट करने के बाद यहाँ चेक करो 60 आ रहा है क्या। 45 इंटू 60, यहाँ के इधर 92 इंटू 30, यहाँ के इधर डिवाइडेड बाय 90, आ गया 60। क्रॉस चेक में भी टैली, मतलब माय आंसर इज करेक्ट। मतलब आपको करेक्ट चेक करना है कि आपकी कैलकुलेशन वगैरह गलत है या नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई आपकी कैलकुलेशन में, तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। ठीक है, सो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि बहुत आसान लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाता है। तो 2 क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं अभी करा सकता है इसको, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। बस देखते हैं, ये फॉर्मूला भूल जाओ, बिना फॉर्मूले के करके लेके आना। फॉर्मूला भूल जाओ, इसमें फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, इतने चिल्लर क्वेश्चंस के लिए हम फॉर्मूला याद नहीं रख सकते इतना बड़ा। करेक्ट इनकरेक्ट नहीं रख सकते हम, दिमाग से सॉल्व करना है, एकदम लिटरली दिमाग से सॉल्व करना है। कि मैं कर दूं? सर कर दो ना आप ही। अच्छा मैं ही कर देता, चलो जान दो, होमवर्क नहीं देता, मैं ही कर देता, छोड़ो। साथ साथ में मेरे दिमाग लगाते चलो तो अच्छा लगेगा। आप खुद दिमाग लगाओगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा। मैं फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं फॉर्मूला करके, दिमाग से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है बेटा। इतने सारे फॉर्मूले याद करोगे तो पेपर में एक फॉर्मूला याद नहीं आएगा, कोई ज़रूरत नहीं इतने फॉर्मूले याद करने की। जहाँ ज़रूरत है बस वहीं हमको फॉर्मूला लगाना है। ये दिमाग का क्वेश्चन है, दिमाग से इजीली सॉल्व होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या बोलता है देखो, द मीन मार्क्स ऑफ 99 स्टूडेंट्स, जो मीन मार्क्स है बोले 99 स्टूडेंट्स के वेर फाउंड टू बी 60। ठीक है, बोले हमारे पास जो 99 स्टूडेंट्स है उनके जो मीन है, मीन हमको दे रखा है x बार कितना 60। ठीक है, और n हमको कितना दे रखा है 99 दे रखा है। बोले 99 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में है। एक सेकेंड, शुभम चार्जर पास कराना, एक सेकेंड गाइस। एक सेकेंड, तो मीन मार्क्स दिए हुए आपको 99 स्टूडेंट्स के कितने 60। ठीक है, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 35 वाज मिसरीड एट 53, अनदर स्कोर वाज टेकन एज 63 इंस्टेड ऑफ 36। अब पढ़ ले, समझो कि वो बोल क्या रहा है। वो बोल रहा है कि यार मैंने एवरेज तो निकाल लिया, एवरेज निकालने के बाद में एक दिक्कत ये आई समझ में कि मैंने क्या करा, हमसे गलती क्या हो गई। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 35, एक 35 का स्कोर था सीरीज के अंदर, यानी हमारी जो सीरीज लिखी हुई है 35, वो स्कोर 35 का था, वॉज मिसरीड एज 53। मतलब हमने 35 की जगह क्या ले लिया 53 ले लिया, गलती हो गई हमसे। ठीक है, अनदर स्कोर वॉज टेकन एज 63 इंस्टेड ऑफ 36, लेना 36 था, ले लिया 63। मतलब वो सीरीज में जब हमने टोटल लगाए होंगे, सीरीज की जो टोटल आई होंगी, सीरीज की टोटल लगाए होंगे, तो उसमें एक स्कोर था, वो लेना चाहिए था 36, ले लिया 63। यानी बेसिकली ऐसे ही करते हैं ना आप लोग, आप पहले x लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, तो वहाँ पे एक कहीं जगह होंगी जहाँ पे आपका 53 लिखा होगा, एक जगह नीचे लिखा होगा 63, तो 53 वॉज मिसरीड, 35 वॉज मिसरीड एट 53, मतलब होना चाहिए था 35, रीड कर लिया हमने, तो ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे कितना होना चाहिए था 35, यहाँ पे अनदर स्कोर वॉज टेकन 63, लेकिन होना कितना चाहिए था 36। तो भाई ऐसी गलती हो गई। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इसकी टोटल मार रहे होंगे, समेशन x निकाल रहे होंगे, सो बट ऑब्वियस सी बात है एट द टाइम ऑफ टोटल समेशन x में ये 53 और या 63 ही ऐड हुए होंगे, लेकिन होना आपको चाहिए था वहाँ पे 35 या 36 ऐड हो गए, वहाँ पे 53 और 63 ऐड, मतलब सर गड़बड़ हो गई। होना चाहिए था 53 और 63 ऐड, हो गए वहाँ पे
माय मिस्टेक, होना चाहिए था 35 और 36 ऐड, हो गए वहाँ पे 53 और 36, मतलब उल्टा पढ़ लिया लड़के ने, कोई गलत थोड़ी ना है। तो वापस से पढ़ते, देखो 35 वॉज मिसरीड एज 53, 35 को हमने 53 पढ़ लिए, लेना 35 चाहिए था, 53 ले लिए। अनदर स्कोर वॉज टेकन एज 63 इंस्टेड ऑफ 36, ले लिए 63, लेना चाहिए था 36। अच्छा, एंड अ स्कोर वॉज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, बट एक बच्चे का स्कोर था, इतना कम था उसका स्कोर, किसी को समझ में ही नहीं आया, किसी ने वो ना लिया ही नहीं, मतलब 5 लेना चाहिए था, एक स्कोर था, उसकी जगह यहाँ पे 0 काउंट हो गया। लेना 5 चाहिए था, उसने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया को तो मैं 0 मान सकता हूँ ना, तो उसने मेरा मानना है 0 ले लिया, लेकिन लेना कितना चाहिए था 5। सो बोलने का मतलब अल्टीमेटली ये है कि ये सारी गलतियां का इम्पैक्ट जो है, ये सारी गलतियों का इम्पैक्ट किसके अंदर गया है, ये सारी गलतियों का इम्पैक्ट जो गया है वो गया है समेशन एक्स के अंदर। मतलब आपके समेशन एक्स में वो 53 आ गया, वो 63 आ गया, जहां पे 35 और 36 आना चाहिए था। सो अपन कहां पे थे, एक सेकेंड, अरे बंद हो गया, एक मिनट। तो ये जो गलतियां हुई है सब कुछ कहाँ पे हुई है, समेशन एक्स में हुई है। सो अल्टीमेटली मैं ऐसा बोलूँ क्या, मैंने जब एक्स बार निकाला होगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन, यही किया होगा। सो अल्टीमेटली जो मेरी गलतियां हुई है वो सब कुछ समेशन एक्स में हुई है। सो बट और वैसी बात है कि जो गलतियां मेरे को ठीक करनी है वो भी कहाँ पे करनी है, समेशन एक्स में। सो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इनकी मदद से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है हर चीज़ 60, ये दिया है 99, सो इनकी मदद से मैं समेशन एक्स निकाल लूँ। सो मैं समेशन एक्स इज इक्वल्स टू 60 इंटू 99, जो कि आ गया, देखो मैं फॉर्मूले से चाहूँ तो 2 मिनट में करा दूँ, फॉर्मूले से करा के कोई फायदा नहीं होने वाला। सो योर समेशन एक्स इज इक्वल्स टू 5940, योर समेशन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 5940। ठीक है भाई, 5940 तुम्हारा समेशन एक्स आ गया। अब 5940 में मेरी जो इनकरेक्ट वैल्यूज थी, इनकरेक्ट वैल्यूज वो क्या आ गई थी, पहली इनकरेक्ट वैल्यू आ गई थी 53, इसलिए मैंने ऊपर ही काट के रखा, तो मेरे को 53 उसमें से हटाना पड़ेगा। दूसरी वाली इनकरेक्ट वैल्यू उसमें आ गई थी 63, वो मेरे को हटाना पड़ेगा। तीसरी वैल्यू मेरी 0 थी, 0 तो मतलब कैलकुलेट करो नहीं करो एक ही बात है। अच्छा, जो अब इनकरेक्ट वैल्यूज आई थी उसकी जगह करेक्ट डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, तो करेक्ट वैल्यू 53 की जगह कितनी डालना चाहिए था, 35, तो ऐड करना चाहिए था 35, यहां कितना ऐड करना चाहिए था 36, बराबर हो गया सब। सर एक और चीज थी, 0 की जगह 5 भी तो लेना था। अच्छा हाँ, ओके, ये भी ले लिया मैंने 5। अब मैंने यहाँ पे ठीक हो चेंजेस काय में किए, चेंजेस मैंने यहाँ पे किए समेशन एक्स में, ये बात याद रखो। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे जो चेंजेस किए वो समेशन एक्स के अलावा और किसी चीज में किए, नहीं, मैंने जो भी चेंजेस किए वो सब कुछ समेशन एक्स में मैंने चेंज किए, क्योंकि जो गलतियां हुई थी वो सीरीज के अंदर टोटल करने में हुई थी, उसमें मैंने कुछ ही नंबर को गलत ले लिया था। तो सब चेंजेस भी आप एक्स बार में नहीं करोगे, आप समेशन एक्स में ही करोगे। अब कैलकुलेट कर लो, करेक्टेड समेशन एक्स इज इक्वल्स टू 5940 माइनस 5940 माइनस 53 माइनस 63 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 5, 5900। सो देयरफॉर करेक्टेड एक्स बार इज इक्वल्स टू करेक्टेड समेशन एक्स अपॉन करेक्टेड एन। सो 5900 डिवाइडेड बाय 99, 5900 डिवाइडेड बाय 99, बराबर, अरे बोलो बराबर, यस और नो, बोलो नालायको, बराबर नहीं, +1। तुम ये क्यों भूल गए कि हमने यहां पे जो 5 का स्कोर था वो लिया ही नहीं था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टोटल मारे थे, तो हमने टोटल मारे थे 99, क्योंकि हमने जो 5 का स्कोर था वो लिया ही नहीं था। 0 मतलब हमने लिया ही नहीं था, और जब हमने लिया ही नहीं था तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट करे होंगे तो हमारे स्टूडेंट्स आए होंगे 99, जबकि वो आने चाहिए थे कितने, 100, और हमने कितने ले लिए उसको, हमने ले लिए 99। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो बेसिकली यहाँ पे भी एक जन को बढ़ाना पड़ेगा, तो देयरफॉर कुछ लोगों की यहाँ पे गलती हुई होंगी, तो करेक्टेड
एक्स बार इज इक्वल्स टू 59, कैलकुलेट करके देख लो, उसमें क्या है, 2 जीरो हटा दो, 100 से डिवाइड करने का ये तरीका होता है। गॉट इट? क्लियर? दैट्स इट। अच्छा अब इधर देख लो, वेटेड एवरेज बहुत हार्ड है। वेटेड एवरेज तुम खुद भी कर सकते, सिर्फ इतना दिमाग से यह सुन लो कि यहाँ पे अपन जो डिस्क्रीट सीरीज करते थे तो वहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, समय एक्स बार इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन एफ, उसका समेशन ये लिखते थे। बस इतना याद रखो कि एफ की जगह यहाँ पे डब्ल्यू दिया हुआ है। मतलब जब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते थे तो हम क्या बोलते थे, एक्स 10 20 30 40 50, बाजू में हम फ्रीक्वेंसी लेते थे 2 5 2 1 4 1 6 7 1, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी लेते थे। बस अब हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लेना है, वेट। सर वेट लेना है, मतलब सर वेट का मतलब हो गया कि मैं 10 को कितना वेट दे रहा हूँ, तो मैं फ्रीक्वेंसी की जगह वेट बोल दूंगा 2 का वेट दे रहा हूँ मैं 10 को। 20 को कितना वेट दे रहा हूँ, तो 4 का वेट दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 4 है मतलब ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे इसको 1 का वेट दे रहा हूँ, इसको मैं 2 का वेट दे रहा हूँ, इसको मैं 1 का वेट दे रहा हूँ। नहीं समझा? बोलने का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी यूज करते थे, फ्रीक्वेंसी की जगह अब आपको वेटेड एवरेज के केस में क्या यूज करना है, वेट्स यूज करना है। दैट सिंपल, दैट इज मतलब एकदम सिंपल वही बात है। फॉर्मूला भी आपको याद अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये लॉजिक समझ रहे हो तो। लॉजिक ये है कि आपको जो वेट्स है वो वेट्स नहीं मानना है, उसको फ्रीक्वेंसी मानना है। सो आपका आंसर एकदम सही आ जाएगा। आपका फॉर्मूला ये था एफ इंटू एक्स उसका समेशन अपॉन समेशन एफ। मैं बोल रहा हूं उसकी जगह आप ऐसा बोल दो, हमारा जो एफ है इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू एक्स उसका समेशन अपॉन समेशन डब्ल्यू। मतलब मैं फ्रीक्वेंसी की जगह उसको क्या ले रहा हूं, वेट्स ले रहा हूं। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ऐसा तब होता है जब अलग अलग क्वांटिटी में वेट्स रहते हैं। मेरे को अगर कोई मेरी किराना दुकान है तो किराना दुकान में मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ प्राइजेस को, सो प्राइजेस को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं वेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे वेटेड एवरेज यूज़ होता है, जो हम देखेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं ये बोलूँगा कि एक बार आप इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर बता दूंगा, बट आप इसका ये होमवर्क है कि आप इसको खुद से ट्राई करो। ये तो मैंने कर दिया, ये होमवर्क नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करो। आपको 101% क्या होगा, ये वेटेड एवरेज जम जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ खुद ही मैं बताऊँ आपको, आप खुद से ट्राई करो, आपको जमेंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं जमेंगी तो अपन तो पढ़े हैं ना, बताएंगे ना नेक्स्ट क्लास में, उसमें क्या है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं। लाइक करना अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना कैसा लगा लेक्चर। बाय बाय गाइस।